वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। 2024 की परीक्षाओं के लिए, 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो है पूर्ण रूप से। और इसमें जो प्रश्न मैंने रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। एक प्रकार से ये रिवीजन क्लास होगी और रिवीजन क्लास का सीधा सा मतलब होता है क्वेश्चंस और आंसर्स की श्रृंखला होगी और उसी पर हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। तो शिक्षा शास्त्र से पहले हिंदी के पेपर 2 का महासंग्राम वीडियो मैं दे चुका हूँ। पेपर 1 का भी आएगा इन सभी का। तो आज का जो वीडियो है शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, जिनकी परीक्षाएं अभी होने वाली दिसंबर नवंबर में और जनवरी तक परीक्षाएं आपकी संपन्न। जनवरी कुछ विश्वविद्यालय तक फरवरी की हो सकती हो जाए, लेकिन आपकी पूरा प्लान है सभी विश्वविद्यालयों का कि जनवरी तक परीक्षा हर एक हालत में, मतलब हर एक विश्वविद्यालय की हर हालत में करवा ली जाएंगी। तो आप लोग एकदम से तैयार हो जाइएगा। इसीलिए मैंने सोचा एक रिवीजन क्लास भी आपको बहुत ही तीव्र गति से मैं प्रदान करवा दूं, ताकि आप आसानी से उस वीडियो को भी देख लें और जान पाएं कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर और एक महासंग्राम वीडियो, ये 3 वीडियो अगर कुछ भी आप नहीं देखते हैं, एक भी चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो अगर इन 3 वीडियो को आप देख लेंगे हमारे, तो आपका काम हो जाना है और आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आइए चर्चा करने का काम करते। पेपर नंबर 2 का आपके नाम है सामाजिक विज्ञान में शोध विधियां, या फिर आप इसको ऐसे बोल दीजिए अंग्रेजी में कि रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोशल साइंसेस। ठीक है, जो शोध की विधियां होती हैं सामाजिक विज्ञानों में, शोध की विधियां जो हैं या सामाजिक विज्ञान की शोध विधियां, यही आपको पढ़ना है पंचम सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, बीए तृतीय वर्ष के, बीए थर्ड ईयर में। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं, तो ये सेकंड वाला पेपर है, पेपर नंबर 2। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ आपको मैं बता दूं कि एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें सामाजिक अनुसंधान के बारे में विस्तार से चर्चा करी हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। सामाजिक अनुसंधान के बारे में वहाँ पर विस्तार से हमने चर्चा करी हुई है। ठीक है, चलिए तो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है भाई? समाज शास्त्र को वैज्ञानिक स्तर पर लाने का श्रेय सामाजिक अनुसंधान को जाता है। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक जो शोध होता है, सोशल रिसर्च जो होता है, उसी को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो जब समाज पर रिसर्च होता है, जब सामाजिक रिसर्च होते हैं, समाज में शोध होते हैं, तो उन्हीं शोध के द्वारा हम वैज्ञानिक, उन शोध जो करते हैं हम लोग वो वैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा करते हैं शोध। ठीक है, और उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो भी वैज्ञानिक होता है, सत्यता पर आधारित होता है, उसकी पुष्टि होती है, तब कोई निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करके हम लोग सामाजिक शोध करते हैं, सामाजिक अनुसंधान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो नियम और कायदे हमारे समक्ष आते हैं, जो भी एक प्रकार से नियम बनते हैं, जो भी अवधारणा प्रतिपादित होती है, ठीक है, जो भी प्राकल्पना कल्पना का निर्माण किया जाता है विद्वानों के द्वारा, उन सभी की जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक उनका समानवीकरण या प्रतिपादन नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में जब ये चीज़ें होती हैं तो समाज में चूंकि अनुसंधान होता है, शोध होता है, वैज्ञानिक विधियों का, वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करके होता है, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके होता है, इसीलिए समाज शास्त्र को वैज्ञानिकता का दर्जा दिया जाता है। समाज शास्त्र का एक पक्ष वैज्ञानिक पहलुओं को अपने में समाहित करता है, दूसरी तरफ मानवीय पहलुओं को भी समाहित करता है। मानवीय पहलुओं को भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके ही अध्ययन करवाता है समाजशास्त्र। तो इस दृष्टि से देखें, समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान भी होता है। तो समाज शास्त्र को विज्ञान के स्तर पर लाने का श्रेय किसको जाता है? सामाजिक अनुसंधान को जाता है। सामाजिक अनुसंधान समाज शास्त्र के अतिरिक्त आप देखते हैं अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी प्रयुक्त होता है। जैसे कि आप देखते हैं शिक्षा शास्त्र में, आप देखते हैं मनोविज्ञान में, आप देखते हैं दर्शन शास्त्र में, आप और भी सब्जेक्ट में अगर देखेंगे, अधिकतर सब्जेक्ट में, तो आपको जितने भी ये मानविकी के सब्जेक्ट हैं उन सभी में आपको अधिकतर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा सामाजिक अनुसंधान। सोशल साइंस वाला जितना भी आपका फाइटर होता है, सोशल साइंस में जितने भी सब्जेक्ट आपके संकलित होते हैं, उन सभी सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको सामाजिक अनुसंधान के बारे में उसमें पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा शास्त्र में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, मनोविज्ञान में पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पे सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक अनुसंधान के बिना किसी विज्ञान को सामाजिक विज्ञान नहीं कहा जा सकता। किसी समाज शास्त्र को सामाजिक विज्ञान आप नहीं कह सकते जब तक उसमें सामाजिक प्रविधियों का, सामाजिक अवधारणाओं का और सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग ना होता हो। ठीक है, वास्तव में सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि का ही दूसरा नाम होता है। साइंटिफिक मेथड जो होता है
उसी साइंटिफिक मेथड का नाम होता है सामाजिक अनुसंधान। साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, और सामाजिक अनुसंधान के द्वारा जो प्रतिफल प्राप्त होता है, जो नियम निकाला जाता है, तो जो निष्कर्ष निकलता है, उपसंहार जो होता है, कंक्लूजन जो होता है, उसी के द्वारा नियमों का प्रतिपादन होता है। सामाजिक नियम जो बनते हैं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मानदंड जो निर्धारित होते हैं, वो सामाजिक अनुसंधान के द्वारा जो है, जो हमको प्रतिफल प्राप्त होता है उसी के द्वारा। सामाजिक अनुसंधान जो है, ये अगर बात करें सामाजिक अनुसंधान की, तो सामाजिक अनुसंधान विभिन्न परिभाषाओं से इस तथ्य की पुष्टि होती है इसके कि अनुसंधान का सामान्य अर्थ होता है खोज करना। जब आप किसी चीज़ की खोज करते हैं, तो खोज करना एक प्रकार से आप देखते हैं कि बहुत ही मतलब जब किसी भी चीज़ की आप खोज करते हैं, तो उसमें सत्यता बहुत ज़्यादा आधारित होती है और बहुत लंबा रिसर्च होता है आपका। ठीक है, जो यह खोज होता है, अनुसंधान का मतलब क्या होता है? खोज करना। यह खोज जो होता है किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है, किंतु जब जब तक अनुसंधान के पूर्व सामाजिक शब्द लगा दिया जाता है, तो इससे आशय सामाजिक तथ्यों के क्षेत्र में अनुसंधान करने से हो जाता है। सामाजिक अनुसंधान का मतलब होता है कि समाज में कोई शोध करना, सामाजिक कोई खोज करना, उसी को बोला जाता है सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध की बात की जाए तो एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया होती है। सामाजिक संबंधों और घटनाओं की व्याख्या करती है। सामाजिक अनुसंधान जो होती है या होता है, सामाजिक संबंधों के बारे में नए तथ्यों की खोज करता है, प्राचीन तथ्यों में सुधार करता है, कार्य कारण संबंधों की खोज करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली का उपयोग करता है सामाजिक अनुसंधान, सांख्यिकी का विश्लेषण करता है सामाजिक अनुसंधान प्राक कल्पनाओं का निर्माण करता है। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ही प्राक कल्पना बनाई जाती है, उसी यानी एक सांचा बनाया जाता है कि नियम कैसे प्रतिपादन किया जाएगा नियमों का, उसी सांचे का प्रयोग करके नियमों का प्रतिपादन वैज्ञानिक लोग करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में आप देखते हैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो सामाजिक अनुसंधान एक बड़ी जबरदस्त प्रक्रिया है, जिसके कारण से समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है बहुत ही व्यापक हुआ है, बहुत ही बढ़ा है। क्लियर, आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न पूछेगा अति लघु उत्तरीय में, आपसे लघु उत्तरीय में पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे अगर आपने इन चीज़ों को जाना है, पढ़ा है। आप बना करके भी लिख पाएंगे जब आप कुछ जाने रहेंगे उस टॉपिक के बारे में। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा की अगर बात करें, सामाजिक अनुसंधान क्या है भैया? सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा दीजिए। अब ऐसे आपसे पूछेगा तो सामाजिक अनुसंधान क्या है? सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ, सामाजिक संबंधों सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक घटनाओं सोशल जो फैक्ट होते हैं, जो सोशल जो घटनाएं होती हैं, जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो होते हैं, वो इंसिडेंट जिसको आप बोलते हैं, घटनाओं को, दुर्घटनाओं को आप एक्सीडेंट बोलते हैं, और घटनाओं को इंसिडेंट मतलब बोलते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट और खास करके तथ्यों जो फैक्ट होते हैं उनके, तो उनका खास करके जो सामाजिक जीवन से, सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंध, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक तथ्य, इन सभी का क्या कारण रहता है, इनके बीच क्या अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप क्या पाया जाता है, और किन प्रोसेस से होकर के ये आगे बढ़ते हैं, गुजरते हैं, किन प्रक्रियाओं से होकर के आगे बढ़ते हैं, इन्हीं सभी का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन के साथ ही साथ एनालिसिस भी किया जाता है, विश्लेषण भी किया जाता है। किसका? सामाजिक जीवन का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक घटनाओं का, सामाजिक तथ्यों का। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में क्या किया जाता है? वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, अंतर संबंधों का, प्रक्रियाओं का, कारणों का, इन सभी का। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होता है सामाजिक अनुसंधान, लेकिन इसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, तो उन विद्वानों की परिभाषाओं पर भी हमको थोड़ा सा नज़र डालनी पड़ेगी। जैसे रेमैन और मोरी कहते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु, कोई नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयत्न, व्यवस्थित मतलब एक सिस्टमेटिकल वे में अगर हम आगे बढ़ते हैं, कोई नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सिस्टमेटिकल वे में, मतलब एक व्यवस्थित प्रयत्न, एक नियम के द्वारा बंधे हुए, या एक प्रकार से एक क्रमबद्धता के साथ, एक सिस्टम के साथ हम आगे अगर बढ़ते हैं, ठीक है, एक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते हैं, एक नियोजन के, एक प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम आगे बढ़ते हैं नए तथ्यों की खोज करने के लिए, तो उसी को हम अनुसंधान कहते हैं। और यही अनुसंधान जब समाज के क्षेत्रों में हम करते हैं तो उसी को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बहुत ही सरल है, आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत ही जानकार लोग आप हैं जो पढ़ रहे हैं ऐसा, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझको पढ़ाते वक्त। चलिए, तो रेमन और मोरी क्या कहते हैं कि कौनो नवा ज्ञान प्राप्त करे खातिर का करो, कौनो प्लान बनाई लो पहले, और वही प्लान का एग्जीक्यूट करो,
वही प्लान का आगे बढ़ाओ, वही प्लान के तहत कोनो खोज करो, कोनो नवा ज्ञान प्राप्त करो, वह होता है अनुसंधान। और यह अनुसंधान जब कम्मन करो भैया, समाज में करो, सामाजिक संबंध में करो, सामाजिक तथ्य के खोज करे करो, सामाजिक जीवन के बारे में करो, सामाजिक घटना कोनो भय ओकर विश्लेषण करे करो, या सामाजिक घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करे बात आवे, तो वह चीज़ का होता है, वह चीज़ हो जाता है भैया सामाजिक अनुसंधान। जब समाज में हो तो सामाजिक अनुसंधान, शिक्षा में हो तो शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है। अगर मनोविज्ञान में हो तो का होगा, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान। अगर दर्शन में हो जाए तो का हो जे, दार्शनिक अनुसंधान हो जे। बोलो हो जे कि ना हो जे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। चलो, मानो एक जिज्ञासु प्राणी है। जिज्ञासु मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखने वाला प्राणी, उसी को जिज्ञासु बोला जाता है। तो मनुष्य जो है वो हमेशा से कुछ ना कुछ जानने का प्रयत्न करता है। जैसे आपने देखा कि भाई टीवी चलत थी तो टीवी कैसे चली, तब ओके कारण के खोज करूँ कि अच्छा करंट जात है मन तो चलत थी, तो करंटवा कहाँ जात है, कैसे जात है, तब देखो कि तारे जाते तो अच्छा तरवा कहाँ जुड़ा है, तब देखो कि 11,000 में जुड़ा है, तब फिर 11,000 में जाएंगे आप उसमें देखेंगे तो ये कहाँ से आ रहा है, तो पता लगेगा पावर हाउस से आवत है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। कोई वस्तु क्यों आई, कैसे आई, कब आई, किस लिए आई और कब तक रहेगी, ये तमाम प्रकार के प्रश्न मनुष्य के जीवन में हमेशा उठते रहते किसी भी वस्तु को देखने के प्रति, देखने के बाद में, ठीक है। तो वही होता है जिज्ञासु प्राणी। तो मनुष्य शुरुआत से ही जिज्ञासु प्राणी रहा है और हमेशा नए नए जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, नई नई जानकारी इकट्ठा करना चाहता है मनुष्य। सामाजिक अनुसंधान उन मानवीय क्रियाओं की ओर संकेत करता है। किन मानवीय क्रियाओं की ओर? जिनके द्वारा हमें सामाजिक घटनाओं और इनके कारकों के संबंध में जानकारी मिलती है कि सामाजिक घटनाएं किन कारणों से घटित हुई हैं और वो सामाजिक घटनाएं क्या हैं और उनका कारण क्या है और वो क्यों घटित हुई हैं, कब घटित हुई हैं, कैसे घटित हुई हैं, किन तथ्यों के द्वारा घटित हुई हैं, किन किन लोगों का इसमें हाथ है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रक्रिया सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। लुंडबर्ग महोदय आते हैं, समाजशास्त्री हैं, कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान अवलोकित सामग्री का, अवलोकित मतलब जो देखी गई सामग्री जिस पर आपकी नज़र पड़ी है, तो अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण है। संभावित मतलब एक प्रकार से एक मतलब मान लिया गया एक मानकीकरण जिसको आप बोल सकते हैं। संभावित क्या है? वर्गीकरण, बंटवारा है, साधारणीकरण है। साधारणीकरण का मतलब भी एक प्रकार से उसका वर्गीकरण करना ही होता है। सत्यापन है उसकी मतलब साधारणीकरण का मतलब होता है नियमों का प्रतिपादन करना, सत्यापन का मतलब होता है नियमों की पुष्टि करना, ठीक है। तो ये सब करते हुए पर्याप्त कर्मी, विषयक और व्यवस्थित पद्धति होती है, तो उसी को बोलते हैं क्या? सामाजिक अनुसंधान। बहुत ही सरल भाषा में समझो, जो रेमंड और मोरी कहीं नहा, वो बहुत ही सरल परिभाषा है। तो रेमंड मेरी वाली परिभाषा जो है वह का याद कर लो आप सब कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को ही हम अनुसंधान कहते हैं, और यही अनुसंधान जब समाज के क्षेत्र में करते हैं तो उसको सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बस आगे बढ़े तो स्पष्टता आप कह सकते हैं कि अनुसंधान क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है। अनुसंधान संबंधों और घटनाओं की व्याख्या करती है। अनुसंधान जो है या सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों के बारे में नई नई जानकारी खोजती है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से देखो। चलो, प्रश्न आएगा है सामाजिक अनुसंधान का महत्व बताओ भाई। का महत्व हुआ है सामाजिक अनुसंधान के? महत्व माने इम्पोर्टेंस का है या के? सामाजिक सोशल रिसर्च के का महत्व है, का इम्पोर्टेंस है, वह का बतावे के। तो बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन अब काव लिखबो या का बारे में अगर कुछ पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखा चाहो तो पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट नहीं मन कहत है, ऑब्जेक्टिव मतलब मन अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आवा है, तो बहुत ही आसान तरीका से आप ये उत्तर लिख सकते हो और बनाए हुए लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है। का लिखोगे भैया कि आज परिवर्तनशील समाज में, चूंकि परिवर्तन समाज हमेशा परिवर्तनशील ही रहा है, समाज में हमेशा परिवर्तन ही होता रहा है। अब तक का इतिहास जो रहा या समाज का जो इतिहास रहा है वो परिवर्तनशील ही रहा है। कभी समाज का विकास जो है रुका नहीं है, हमेशा से विकास होता ही आ रहा है। तो आज का जो समाज है वो और ज़्यादा परिवर्तनशील है, तीव्र गति से परिवर्तन होता है आज के समाजों में, ठीक है। तो परिवर्तनशील समाज में सामाजिक अनुसंधान का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और बना भी हुआ है। भारत जैसे विकासशील देश में इसका महत्व और भी बढ़ा है, क्योंकि विकासशील देश को अनेक दुर्गम रास्तों से होकर के, मतलब दुर्गम माने बहुत ही कठिन रास्तों से होकर के गुजरना पड़ता है।
जिनमें बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं, और वो सारी जो समस्याएं, जो बाधाएं होती हैं, उन्हीं बाधाओं को, उन्हीं समस्याओं से निपटना होता है, पार करना होता है, उन्हीं समस्याओं से आगे बढ़ना होता है, उन समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ता है। इन समस्याओं का निवारण और बाधाओं को लांघने का कार्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। जब कोई समस्या समाज में आन पड़ती है तो उस समस्या पर रिसर्च चलती है, उस समस्या पर खोजबीन होती है, समस्या क्यों आई, कैसे आई और इस समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, ये अनुसंधान के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो कोई बाधा, कोई समस्या आती है समाज में, तो उन्हीं बाधाओं और उन्हीं समस्याओं को एक प्रकार से ख़त्म करने के लिए, उन्हीं समस्याओं को समझने के लिए सबसे पहले, और उन्हीं समस्याओं के समाधान निकालने के लिए सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान ही सामाजिक जीवन के विषय में वैज्ञानिक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करता है। क्योंकि जब वैज्ञानिक और निष्पक्ष जानकारी होगी तभी किसी भी समस्या का निदान आप कर पाएंगे, अन्यथा सामाजिक समस्या का निदान करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप जो है संविधान में तो संशोधन बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन समाज में संशोधन की अगर बात आती है तो सामाजिक लोग जो होते हैं, समाज के जो लोग होते हैं, वही होने नहीं देना चाहते हैं। आप देखिए, पोलियो ड्रॉप जब पहली पहली बार पिलाया जा रहा था, जबकि बच्चों के भविष्य के लिए, उनका ताकि खतरा ना हो कभी जीवन में उनको, या फिर उनके बच्चे ऐसे ना हो, इसलिए पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था पहले शुरुआत में। चूंकि बच्चे विकलांग पैदा होते थे, ठीक है, दिव्यांग जिनको अब नाम दे दिया गया है, तो जब दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो ना पैदा हो, इसके कारण से पोलियो का ड्रॉप बचपन में ही बच्चों को पिलाया जाता था, टीका लगवाया जाता था BCG वगैरह का, कि ताकि कोई और भी रोग ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसमें बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने बहुत ही विरोध किया था। पोलियो ओलियो वाले आते थे, डंडा लेके गाँव में लाठी उठी लेके खेदत रहे, पहलवा हमारे गाँव में खेदत रहे सभी। लेकिन फिर जब हम सब बड़ा भी और सब जानकार भी, थोड़े प्रचार प्रसार बढ़ा, टीवी उवी पे आवे लाग पोलियो ड्राम, नहीं पहलवा पता लगे कि भाई पहले मुँह नोचवा और पता नहीं कौन कौन चलत रहे, गाँव में लोग पहरा दियत रहे कि सो जागत रहे हो। ऐसे हम जब छोटे छोटे थे हम लोग, तो हमारे पिता उता जी, हमारे दादा वादा जी ऐसे पहरा देते थे रात में सभी लोग, कि 4 दिन का पहरा भी है, 4 लोग कल देंगे, परसों 4 लोग देंगे, ऐसे ऐसे पहरा होता था। मतलब वो जो डाका वाले डालने वाले होते हैं और जो ये सब करने वाले होते हैं, मतलब चोर चुहारी, ये सब रात में चलते थे। तो उस समय क्या होता था कि भाई बहुत ज़्यादा डर भी बना रहता था कि भाई कोई आ जाए, अभी जहर वहर या कुछ ऐसी स्थिति कि भाई क्या पिला रहा है बच्चे को, बच्चा मर जाए या दिक्कत हो, मतलब कि विश्वास नहीं होता था। तो अब विश्वास जम गया है, चूँकि अब भारत सरकार और खास करके जो भारतीय जनता है उनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, ऑनलाइन माध्यम हो चुके हैं, सब बातें जानते हैं लोग, टीवी न्यूज़ सभी पर देखते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो अगर वैज्ञानिक और सत्य नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कोई अपनाएगा नहीं, और बहुत ही एक प्रकार से फिर दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए सामाजिक अनुसंधान का बड़ा महत्व है समाज में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना क्या है? अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना क्या होती है? तो अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना जो है, यह सामाजिक अनुसंधान का वह अभिकल्प है या अभिकल्प प्रकार है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से विचारों और अंतरसूझों की गवेषणा की जाती है। मतलब उसके विचार, अंतरसूझ और विचार के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। सेल्टिज, जहोदा और उनके सहयोगियों के द्वारा अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना की परिभाषा दी गई और कहा गया कि सामान्य रूप से अन्वेषणात्मक अथवा गवेषणात्मक अन्वेषणों का प्रमुख बल विचारों और अंतरसूझों के अन्वेषण पर होता है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में होता है। यानी कि अगर इसको और सरल भाषा में समझें तो जिन समस्याओं के बारे में अत्यंत सीमित ज्ञान हो, वह अन्वेषणात्मक अध्ययन सामान्यतः अधिक उपयुक्त होता है। जिसके बारे में, जिस समस्याओं के बारे में अत्यंत कम ज्ञान हो, तो उस पर अगर आप शोध करेंगे, उस पर अगर आप शोध करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए जहाँ समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है, वहाँ अध्ययन हेतु मतलब कि अन्वेषणात्मक और निरूपणात्मक अध्ययन की आवश्यकता वहाँ पर होती है, और वहाँ पर फिर उसके बारे में तथ्यों की जानकारी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस प्रकार अन्वेषणात्मक अध्ययन एक प्रकार की प्राथमिक गवेषणा होती है, प्राथमिक जानकारी होती है, या प्राथमिक तथ्यों की समूहीकरण होता है, क्योंकि इसके आधार पर ही आधारभूत ज्ञान का प्राप्त होता है।
आधारभूत ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो आगे होने वाले जो अध्ययन होते हैं उनकी आधारशिला और बुनियाद तैयार करते हैं। मतलब इन्हीं पर आकर के गवेषणा और आवेशनात्मक ज्ञान का सीधा सा तात्पर्य होता है कि कोई घटना है, कोई समस्या है समाज की, उस पर रिसर्च नहीं हुई है, उस पर कम जानकारी, उस मुद्दे के प्रति कम लोग परिचित हैं, तो उसके बारे में एक विधिवत जानकारी तैयार करना, उसके बारे में एक रिसर्च करना और एक जो है आधारभूत जानकारी इकट्ठा करना, एक सामाजिक घटनाओं के बारे में एक विधिवत जानकारी, एक आधारभूत संरचना उसकी तैयार करना कि ये समस्या है क्या वास्तव में, उस पर विस्तार से उस समस्या पर प्रकाश डालना और उसको विस्तार समस्या के बारे में, समस्या क्या है, समस्या क्यों हुई, समस्या कब आई थी पहली बार, तो सारी चीज़ों के बारे में आप पहले उसका एक विवरण देंगे। उसी विवरण को गवेषणा या एक प्रकार से अन्वेषणात्मक अध्ययन या शोध कहा जाता है। तो जब ये अन्वेषणात्मक या गवेषणा अध्ययन जो होता है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जब कोई रिसर्च स्कॉलर जो होगा या कोई रिसर्च करने वाला जब आएगा तो इसी चीज़ को पढ़ लेगा डायरेक्ट, वो समस्या को समझने में समय नहीं नष्ट करेगा अपना। तो इसी गवेषणा और अन्वेषणात्मक शोध को वो पढ़ लेगा, फिर उसके बाद में वो नवीन तथ्यों की प्राप्ति उसी शोध के आधार पर करेगा। यानी कि जैसे मान लेते घर की एक नींव बना देना, तो वही होता है ये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक बुनियाद, एक आधारशिला तैयार करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 5वां नंबर प्रश्न, निदानात्मक शोध प्ररचना क्या है। निदानात्मक शोध क्या होता है भैया? निदानात्मक मतलब होता है निदान करना, कोई समस्या उसका निदान करना। जैसे निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक समस्या की नैदानिक गवेषणा करना होता है, अर्थात सामाजिक समस्याओं के निदान के तरीकों की खोज करना होता है कि कोई सामाजिक समस्या आई है तो सामाजिक समस्या कैसे जा सकती है। जैसे कोरोना आया तो कोरोना कैसे जाएगा, इसकी खोज करना ही होता है निदानात्मक अनुसंधान प्ररचना, जो कि एक प्रकार से कोई समस्या आती है तो उसके निदान के लिए काम करता है। समझ में आ रही चीजें? अरे निदानात्मक शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि निदानात्मक मतलब निदान करना, किसका? सामाजिक समस्याओं का। ठीक है, तो इस अनुसंधान प्ररचना के अंतर्गत किसी समस्या का उत्तर उसके कार्य कारण संबंध के आधार पर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। और इसके और कार्य कारण संबंध कौन बताएगा आपका? वो पहले से ही गवेषणात्मक पद्धति, या जो मैंने इससे पहले आपको बताई थी, कौन सी पद्धति मैंने आपको बताई थी भैया? इसके पहले किस पद्धति पर हमने चर्चा करी थी, फटाफट से आप बताएंगे। तो उसके पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी भैया मतलब अन्वेषणात्मक शोध पर। तो अन्वेषणात्मक शोध होता है कि भाई एक आधारशिला तैयार करना, ठीक है, एक बुनियाद, एक आधारशिला तैयार करना। तो उसी आधारशिला के बाद में वहाँ पर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या वगैरह हो जाती है, उसका आधार मिल जाता है और उसी के आधार पर आप समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो चीज़ें होती हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत यह भी जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी विशिष्ट व्यवहार, किसी विशिष्ट परिस्थिति और घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हो सकते हैं, और कारणों का पता लगा लेने के बाद ऐसे सुझावों को प्रस्तुत किया जाता है जिसके आधार पर कारकों का बहिष्कार किया सके कि भाई जिन कारणों से ये घटना घटित हुई है उन कारणों को भगा दिया जाए, उन कारणों मतलब उन कारणों को एक प्रकार से बहिष्कृत कर दिया जाए, वो कृत ना किया जाए जिसके कारण से ये समस्या आन पड़े। जैसे मान लेते हैं कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन जितना हो सके उतना कम किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका निदानात्मक शोध। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हुआ चलता हूँ, तो आप सभी लोग बहुत ही विस्तार से देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। प्रश्न नंबर 6 देखें, निदर्शन या प्रतिचयन, ये भी एक शोध का तरीका होता है, एक विधि होती है निदर्शन या प्रतिचयन। निदर्शन पद्धति वह प्रणाली होती है जिसमें समग्र में से सावधानी पूर्वक कुछ ऐसी इकाइयों को चुन लिया जाता है जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती है। जैसे मान लेते हैं, मैं एक आपको सरल भाषा में समझाऊं, डेयरी उद्योग अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो आप समझ जाएंगे निदर्शन वाला प्रतिचयन। जैसे एक बाल्टी दूध आप अपने घर से गार करके मतलब कि लगा करके अपने भैंस को लेकर के जाते हैं डेयरी पर, एक बाल्टी दूध है यहाँ तक भरा हुआ है, पूरा का पूरा दूध। अब इसी दूध में से क्या होता है, जब आप डेयरी पर जाएंगे तो जो डेयरी वाला होगा वो क्या करेगा, एक उसके पास इतनी बड़ी छोटी सी एक कुप्पी होती है जिसमें 100 ग्राम दूध या 50 ग्राम दूध जो है आ जाता है। तो इसी आपकी बाल्टी में से वो क्या करेगा, आपकी बाल्टी में से भैया क्या करेगा, वो ये डिब्बी डाल करके और यहाँ से 100 ग्राम दूध इसमें निकाल लेगा। ये है आपका 5 लीटर दूध। ठीक है, 5 लीटर दूध आपकी बाल्टी में आया,
और 5 लीटर दूध आप बेचने गए डेयरी पर, तो क्या होगा, जो डेयरी वाला होगा वो क्या करेगा, इसी में से 50 ग्राम दूध जो होगा, कितना, 50 ग्राम दूध जो होगा वो इसमें से निकाल लेगा। क्लियर, समझ रहे हैं ना। तो 50 ग्राम दूध उसने निकाला। अब 50 ग्राम दूध को क्या करेगा, मशीन में लगाएगा, और वो 50 ग्राम दूध दूसरे का मशीन में जब लगेगा तो उसका फैट और रेट सब कुछ बता देगा कि भाई कितने फैट का दूध है। तो उसी हिसाब से रेट फिर वो बता देगी मशीन की कितने रुपए में वो कितने रुपए लीटर दूध लगा। क्यों बता देगा, अच्छा पूरा का पूरा दूध हमने नहीं निकाला कि पूरी की पूरी बाल्टी को हमने नापा, हमने बस दूध का केवल थोड़ा सा हिस्सा लिया और उसके बाद में उसको नाप दिया। तो ये एक प्रकार से शोध कैसे किया गया, एक छोटे से टुकड़े को लेकर के कर दिया गया। जैसे कि ये हो गया आपका प्रतिदर्श, सॉरी ये हो गया निदर्शन या प्रतिचयन प्रणाली, मतलब एक सैंपल जिसको बोलते हैं सैंपलिंग विधि। सैंपल लेकर के उसको चेक कर लिया गया। जैसे कि कोई कपड़ी फैक्ट्री में क्या होता है कि थोड़ा सा सैंपल ले लिया, चेक कर लिया, यह एक डब्बा टाफी है और टाफी का स्वाद आपको पता करना, तो एक टाफी आपने खाया तो टाफी मीठी लगी, तो आपने बता दिया कि भाई पूरे टिक्की पूरे डब्बे की टाफी मीठी होगी। समझ रहे हैं चीज़ों को, ये होता है सैंपल। समझ रहे हैं, जैसे सब्जी बनी घर में, दाल बनी, तो दाल, अब नमक चेक करने के लिए क्या पूरी दाल और सब्जी आप पीते हैं, नहीं पीते हैं ना, थोड़ा सा दलिया आप थोड़ा सा दाल लिए हैं, अब मम्मी देती हैं कि भैया लियो थोड़े चेक करो देखो दलिया में नूनवा ठीक है, तब लिए तो जब कटोरी में थोड़े दाल और आप पिए तो जुड़ते पता चल जाता है कि भैया नून ज़्यादा है कि कम है। तो ये होगा सैंपल विधि के द्वारा आप खोज कर दियो कि भैया नून ठीक है कि ज़्यादा है कि कम है। समझ रहे हो, नमक, नून माने नमक, अवधि में नून कहा था नमक का, तो नमक कम है कि ज़्यादा है ये कैसे पता चला, ये पता चला जब आप थोड़े से दाल पियो तब भाई तो जान पायो, बिल्कुल। तो यह होगा भैया निदर्शन और प्रतिचयन। समझ गया बात, यक का मतलब होगा। तो अब अगर पूछे आपसे कि निदर्शन प्रतिचयन कहाँ हुए, तो बहुत ही आसानी से बता दे, वो चाहे प्रतिचयन पूछे चाहे निदर्शन पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बहुत ही आसानी से आप समझा सकते हो, अपनी भाषा में का लिख सकते हो। क्लियर, गुडे और हार्ट का कहते हैं भैया निदर्शन प्रणाली का लेके, ये दूजने कहते हैं कि एक निदर्शन जैसा कि नाम से विदित है, विदित माने ज्ञात है, प्राप्त है, जानकारी है, विदित माने होता है कि निदर्शन का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द आप सुनते हैं, यू नो दैट, या ये ऐसा नहीं, यू नो ऐसे बोलते नहीं बहुत सारे लोग, यू नो आई नो यू नो, तो यू नो का मतलब होता है कि जैसा विदित है। तो एक निदर्शन जैसा कि विदित है या नाम से विदित है निदर्शन के, कि एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि करना, एक बड़े समूह का, जैसे कि एक सांसद होता है वो प्रतिदर्श प्रणाली या निदर्शन प्रणाली का ही नमूना होता है, पूरी की पूरी जनता का संसद में प्रतिनिधित्व करता है आपके एरिया का सांसद, आपके जिले का सांसद। क्लियर, तो वही गुटे और हाट कहते हैं। श्रीमती यंग कहती हैं कि एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का एक अति लघु चित्र है, एक बहुत छोटा सा चित्र है जिसमें कि निदर्शन को प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी वही बात कह रही हैं। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि निदर्शन संपूर्ण या समग्र का वह छोटा सा भाग होता है जो अपने इस छोटे से रूप में भी संपूर्ण या समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है। और वास्तव में निदर्शन सदैव समग्र की अपेक्षा छोटा होता है और समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें समग्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। क्लियर, सारी की सारी विशेषताओं को बता देता है कि भाई ये पूरी की पूरी समूह की विशेषता है, पूरे के पूरे 5 लीटर दूध की विशेषता, एक सैंपल बता देता है 50 ग्राम का दूध। तो ऐसे ही होता है ये। क्लियर, प्रतिदर्श, सॉरी निदर्शन या प्रतिचयन। आगे बढ़िएगा, अगली विधि, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर प्रश्न है वर्णात्मक शोध प्रारूप। वर्णात्मक मतलब होता है वर्णन करना, आप सभी लोगों को नाम से पता चल रहा होगा। तो हमारे समाज में अनेक सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे पक्ष होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है, पहले से कोई अध्ययन इतिहास उस घटना के बारे में हमको जानकारी कुछ भी नहीं देता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वास्तविक तथ्यों को संकलन या वास्तविक तथ्य जो हैं, जो रियल फैक्ट हैं, उनको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उनको प्राप्त करने के लिए क्या होता है भैया, तो वास्तविक तथ्यों का संकलन जिस शोध के आधार पर प्राप्त किया जाता है वह वर्णनात्मक शोध होता है। कि भाई जिस पर अभी तक कोई शोध ना हुआ हो उस पर जब हम शोध करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, गहरी रिसर्च करते हैं, तो वो होता है एक प्रकार से आपका ये इस प्रकार का शोध, यानी कि वर्णनात्मक शोध, कि उसके बारे में आपको वर्णन करना है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक शोध हुआ नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब उसके बारे में शोध ही नहीं हुआ है अभी तक, तो फिर क्या किया जाएगा,
जब उसके बारे में शोध नहीं हुआ है अभी तक, तो फिर से उसके बारे में शोध किया जाएगा ना। तो वही शोध जो किया जाता है या एक प्रकार से उसके बारे में विस्तार से जानकारी दिया जाता है, वही होता है वर्णनात्मक शोध। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्लियर, तो ये आपका होता है वर्णनात्मक शोध। समझ रहे हैं चीज़ों को, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं और इसी प्रकार समझते रहिए। तो चूँकि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी सामाजिक तथ्य हैं जिन पर रिसर्च पहले से नहीं हुई है, जिनके बारे में जानकारी हमको नहीं प्राप्त है। जब उन समस्याओं पर हम लोग रिसर्च करते हैं शुरुआत से ही उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त है, तो उसी शोध को हम वर्णनात्मक शोध कहते हैं। आगे बढ़िए। 8वां प्रश्न है, 8वीं पद्धति है सामाजिक शोध की, वो है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति क्या होती है भैया? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अभिप्राय किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित संपूर्ण पक्षों का अत्यंत व्यापक, सूक्ष्म और गहन अध्ययन करना है। अध्ययन हेतु चयनित सामाजिक इकाई एक व्यक्ति भी हो सकता है। किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया आपने और बता दिया कि भाई व्यक्ति ऐसे होते हैं। किसी एक समूह का अध्ययन करना हुआ, किसी एक संस्था का अध्ययन करना हुआ, किसी एक समुदाय का अध्ययन करना हुआ, किसी एक जाति का, किसी एक राष्ट्र का, किसी एक सांस्कृतिक क्षेत्र का, किसी इतिहास का, कोई युग अगर उठा ले, कोई इतिहास का, आपने चाहे गुप्त काल पर अध्ययन कर लें, चाहे आप मौर्य काल पर अध्ययन कर लें, या आप जो है प्राचीन काल में चाहे पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन कर लें, या आप मध्य पाषाण काल के बारे में, नवपाषाण काल के बारे में, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसी को व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति बोला जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल या केस स्टडी जिसको बोलते हैं आप अंग्रेजी में, केस स्टडी मेथड। क्लियर, इसको मैंने आपको समझाया है। तो गुडे और हार्ट कहते हैं कि यह क्या है? यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की क्या है? संगठित करने की एक विधि होती है, एक मेथड होता है, ताकि अध्ययन की जाने वाली सामाजिक विषय वस्तु, वैज्ञानिक गुण सुरक्षित रह सके। पीबी यंग जी कहती हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज तथा विवेचना की पद्धति है, भले ही वह इकाई व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो अथवा संपूर्ण समुदाय हो। क्लियर, तो सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक अति प्राचीन अध्ययन पद्धति है, बहुत ही पुरानी अध्ययन पद्धति है, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में रिसर्च किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर संस्था के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर एक प्रकार से वस्तु के बारे में, किसी पर्टिकुलर स्थान के बारे में, किसी पर्टिकुलर समुदाय, समूह, युग, समय काल, इसके बारे में। मतलब किसी एक का ही अध्ययन होगा, चाहे पूरी की पूरी संपूर्ण इकाई का अध्ययन होगा, चाहे किसी एक व्यक्ति का अध्ययन होगा, चाहे पूरे ग्राम सभा का अध्ययन होगा, और उसमें पूरे ग्राम सभा को केवल एक ही मान करके अध्ययन होगा। तो उसी को बोलते हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, सहभागी अवलोकन क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे। सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन से तात्पर्य ऐसे निरीक्षण से होता है जिसमें निरीक्षक कर्ता जो होता है, या जो एक प्रकार से चेक करने वाला होता है या खोज करने वाला जो होता है निरीक्षण करता, उस समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है जाकर के बस जाता है और उस समूह की सभी क्रियाओं में समूह के सदस्य के रूप में भागीदार बनता है और साथ ही साथ निरीक्षण भी करता है। निरीक्षण कैसे होता है? निरीक्षण होता है कि किसी समाज का आपको अध्ययन करना है, तो उस समाज में आप जाएं और समूह में आप बस जाएं, वहीं पर रहने लगे और वहीं पर टिक करके आप वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों में घुल मिल करके और वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। ये होता है निरीक्षण करना। यह ठीक है, इसी को बोलते हैं सहभागी अवलोकन करना। सहभागी अवलोकन में क्या होता है कि डायरेक्ट जाकर के वहाँ पर आप बसें और बस करके वहाँ पर रहें और उन्हीं लोगों से मिलजुल जाएं और उन्हीं के जैसे व्यवहार करें उनसे, और मिलने के बाद में उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, प्राप्त करें, शोध करें। जैसे जनजातियों में खास करके सहभागी अवलोकन बहुत सारे आपको देखने को मिला है, सहभागी शोध। प्रोफेसर जॉन मैज महोदय कहते हैं कि जब निरीक्षणकर्ता के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों के दिलों की धड़कनों में मिल जाती हैं, मतलब एकदम से घुल मिल जाता है व्यक्ति जाकर के बाहर से और उस समाज में घुल मिल जाता है, और चूंकि वो बाहर से आया हुआ कोई अनजाना व्यक्ति नहीं रह जाता है, जब वो तो जानना चाहिए कि वह व्यक्ति सहभागी निरीक्षणकर्ता की संज्ञा पाने का अधिकारी है। ऐसा जॉन मैज कहते हैं और बिल्कुल ठीक बात कहते हैं, यही होता भी है। जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आए और आपके गांव में बस जाए और आप सभी गांव वालों को एक प्रकार से इतना ज़्यादा प्यार करें या इतना ज़्यादा एक प्रकार से माने कि आप सभी लोग जो है
उसको ऐसा माने कि अगर वो नहीं रहेगा हमारे गांव में तो फिर हमको लगे दिक्कत होगी, या फिर एक प्रकार से वो सभी के एक प्रकार दिलों की धड़कन बन जाए, सभी लोग उससे प्रेम करें, सभी लोग उसको माने, सभी लोग उसको एक प्रकार से मतलब सभी लोगों का उससे अच्छा बैठने लगे। तो वही सहभागी निरीक्षण करता होता है, और वही विधि जब वो अध्ययन करता है उस समाज के बारे में, तो वही हो जाता है भैया क्या, वही हो जाता है सहभागी अवलोकन। क्लियर, ध्यान रखेंगे। गुडे और हार्ट कहते हैं कि इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जबकि अनुसंधानकर्ता अपने को समूह के सदस्य के रूप में एकीकृत या स्वीकृत हो जाने के योग्य बना लेता है, तभी आप ये शोध कर सकते हैं सहभागी अवलोकन का, अन्यथा नहीं कर सकते। जनजातियों में क्या होता है, अगर आप उनके जैसे नहीं व्यवहार करेंगे तो एकदम से रफ्ता रफ्ता करके मारते हैं, वो बहुत भयानक होते हैं, एकदम बहुत डेंजर होते हैं। मतलब उनको लगता है कि आप उनकी संस्कृति को एकदम से ख़त्म करने लगते हैं, और अपने कल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा वो हाई फाई होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से सजग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अगली विधि है आपकी प्रश्नावली। ये सब प्रश्न परीक्षा में एकदम से 100% आने वाले, एक भी प्रश्न में से ऐसा नहीं होगा जो ना पूछा जाए, सब पूछे जाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है प्रश्नावली। प्रश्नावली से क्या मतलब है भाई? प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों की उस क्रमबद्ध तालिका से है जो विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने में मदद करती है, और इस प्रणाली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र वाले शोध विषय में किया जाता है। ठीक है, प्रश्नावली विधि का। प्रश्नावली विधि एक प्रकार से बड़ी फेमस विधि है, और खास करके प्रश्नावली में क्या होता है कि प्रश्नावली विस्तृत क्षेत्र से सूचना इसमें प्राप्त की जाती है, और प्रश्नावली के द्वारा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के उन व्यक्तियों से भी सूचना ले सकते हैं आप जिनके संपर्क में आप नहीं होते हैं। प्रश्नावली के द्वारा गोपनीयता की रक्षा करने हेतु सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं आप, जो अन्य साधनों से संभव नहीं है। ठीक है, इसमें व्यक्ति को पर्याप्त समय भी मिलता है, इसलिए व्यक्ति सोच विचार करके उस पर उचित उत्तर देता है। प्रश्नावली द्वारा साक्षात्कार के दोषों से बचा जा सकता है। एक उत्तम प्रश्नावली व्यापक क्षेत्रों को मतलब समझते हुए एक छोटी होती है। प्रश्नावली की छपाई आकर्षक होती है, निर्देश पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रश्नावली की परिभाषा को देते हुए कैथरीन कैरेट कहती हैं कि प्रश्नावली की रचना दो उद्देश्यों से की जाती है। पहला उद्देश्य है सही संदेश वाहन के लिए, सही तरीके से संदेश भेजने के लिए। दूसरा सही उत्तर प्राप्त करने के लिए। सही संदेश वाहन की प्राप्ति उस समय मान ली जाती है जब सूचनादाता सर्वेक्षण के उद्देश्य को समझ जाता है कि भाई किस उद्देश्य से सूचना मांग रहा है, पहली बात। और सही उत्तर की उपलब्धि उस समय मान ली जाती है जब उनसे आवश्यक सूचना प्राप्त की जाए, जिससे उत्तर मांगा गया है वो सही उत्तर लिख करके उसमें भेज दे, तो आप जान जाइए कि भाई दोनों की पूर्ति हो जाती है। जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं कि मूल रूप से प्रश्नावली एक मोटिवेशन का एक समूह होता है, प्रेरणाओं का एक समूह होता है, जिसके द्वारा शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं और उसको लिखते हैं। क्लियर। प्रश्नावली में सीधा सीधा क्या होता है, प्रश्नावली जो होती है वो प्रश्नों की एक क्रमबद्ध तालिका होती है जो विषय वस्तु के संबंध में सूचनाएं अर्जित करने में सहयोग देती है। प्रश्नावली एक स्थूल उपकरण होती है, मतलब स्थूल माने एक लंबी एक बड़ी उपकरण होती है जिसका लक्ष्य होता है अध्ययनगत विषय के से संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना। और प्रश्नावली प्रणाली सामाजिक अनुसंधान में उस समय बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है जब अनुसंधान का समग्र बहुत अधिक विशाल हो, विस्तृत हो, बड़ा हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्तियों से अलग अलग क्षेत्रों से सूचना प्राप्त कर ली जाती है प्रश्न लिख करके, और आप भेज देते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर वो लोग लिख करके हमारे पास भेज देते हैं। ये होती है प्रश्नावली। प्रश्नावली के कई दोष भी होते हैं, जो कि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नावली काफ़ी बड़ी हो जाती है, और प्रश्नावली की जो शब्दावली होती है कभी कभी भ्रमपूर्ण भी लगती है, और बहुत सारी चीज़ें होती कि आप उनके चीज़ों को नहीं समझ पाते जो उन्होंने लिख करके भेजा है। तो प्रश्नावली सीधे सीधे सबसे पहली बात, प्रश्नावली कम से कम मतलब उसमें मतलब प्रश्नावली का ये सबसे तरीका ये कि कम से कम खर्चा लगता है, बहुत कम समय लगता है, और ये संपूर्ण जनसंख्या का अध्ययन भी करने में सक्षम है। ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं कि इसमें प्रश्नों के निर्माण में विषय से संबंधित अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभव का उपयोग किया जाता है। कई सारी चीज़ें हैं। तो प्रश्नावली को मिला करके एक पेपर होता है, उसी में प्रश्न लिख लिए जाते हैं और उसके बाद में फिर उनको थमा दिया जाता है, वो उत्तर बताते हैं कि यस नो करके जिस प्रकार से बताना होता है। ठीक है, वो होती है प्रश्नावली। ठीक है, और जिसको बोलते हैं क्वेश्चन नायर। क्लियर, समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये होता है क्वेश्चन नायर, प्रश्नावली विधि। इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और बहुत सारी जानकारी मिलती है।
और इसमें खास करके बहुत सारी कमियां भी हैं, क्योंकि प्रश्नों का क्रम कभी कभी असंगत होता है और अशिक्षित और कम शिक्षित व्यक्तियों के लिए ये अनुपयुक्त होती, केवल शिक्षित वर्ग के लिए ही प्रश्नावली प्रणाली का एक प्रकार से लाभ होता है, जानकारी मिलती है। तो ये होती प्रश्नावली। प्रश्नावली को लेकर के जब मैंने मॉडल पेपर बताया तो उसमें और भी अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। तो ये प्रेरणाओं का या प्रश्नावली क्या है? प्रेरणाओं का एक समूह है जिसके द्वारा शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है भैया? साक्षात्कार की बात करें तो साक्षात्कार क्या होता है, समझे फटाफट से आप बताएं। साक्षात्कार को अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकृत दो व्यक्ति होते हैं, एक साक्षात्कार लेने वाला और एक साक्षात्कार या इंटरव्यू देने वाला। तो इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यू देने वाला, साक्षात्कारकर्ता इंटरव्यू लेने वाला, साक्षात्कारकृत इंटरव्यू देने वाला। क्लियर? इन दोनों के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रख करके कि भाई इंटरव्यू किस जो है आपको नौकरी के लिए लेना है, या फिर आप जो है किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, या किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो इंटरव्यू में कोई ना कोई उद्देश्य होता है और कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है, उसको सामने रख करके मतलब उसी पर परस्पर आमने सामने बैठ करके दोनों लोग, साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारकृत, इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला, आमने सामने बैठ करके संवार्ता करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं और साक्षात्कार एक प्रकार से इस तरीके से संपन्न होता है। तो साक्षात्कार की कुछ और विशेषताएं जैसे कि परिभाषाएं हैं। गुडे और हार्ट कहते हैं कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल ठीक बात है, अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है साक्षात्कार, इंटरव्यू। एम.एन. बसु जी कहते हैं कि एक साक्षात्कार को कुछ बिंदुओं पर व्यक्तियों के आमने सामने के एक मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। जॉन डब्ल्यू वेस्ट महोदय कहते हैं कि साक्षात्कार एक प्रकार से एक मौखिक प्रकार की प्रश्नावली होती है। बिल्कुल मौखिक प्रकार की प्रश्नावली होती है। आमने सामने लोग बैठे होते हैं और आमने सामने बैठने के बाद में क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे कि कोई जो व्यक्ति पूछता है कि भाई भारत की राजधानी क्या है, तो तुरंत सामने से जवाब आता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है। तुरंत पूछता है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो बोलेगा कि लखनऊ है। क्लियर? तो ये तुरंत जानकारी मिल जाती है। तो किसी समस्या को लेकर के जब कोई चीज़ किया आता है और शोध पर साक्षात्कार की विधि के द्वारा जब एक प्रकार से जानकारी इकट्ठा करी जाती है तो वो साक्षात्कार होता है। इसमें ये भी इस विधि के द्वारा बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। कहीं पर आप जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें जानकारी आप इकट्ठा करते हैं। न्यूज़ वाले साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं, कभी कभी प्रश्नावली विधि का प्रयोग करके न्यूज़ वाले जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। क्या होता है कि क्वेश्चन आवर में क्या होता है, अच्छा न्यूज़ वाले क्वेश्चन आवर में जो प्रश्नावली विधि होती है उसमें भी आप देखते हैं कि भाई प्रश्न आता है, प्रश्न लिख करके और उनके सामने देते हैं, भाई प्रश्न बताओ इसका आंसर क्या होगा। मतलब ऐसे लिख करके यस नो करके कई प्रकार की प्रश्नावली होती है, तो उसमें यस नो होते हैं, लिखने वाला होता है, तो ऐसे होते हैं। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मुंह से ही बोल देते हैं। तो संक्षेप में साक्षात्कार क्या है जानते हैं? साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार जो कृत होता है, यानी कि साक्षात इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला, उसके बीच में प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है या फिर एक प्रत्यक्ष अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया होती है साक्षात्कार, इंटरव्यू। क्लियर? और इस प्रकार से उस समस्या के बारे में चर्चा परिचर्चा होती रहती है। ये होता है साक्षात्कार। अगला प्रश्न है 12 नंबर है माध्य। माध्य के बारे में ऑलरेडी मैं अभी चर्चा करूंगा। माध्य को लेकर के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। माध्य क्या है? किंग महोदय कहते हैं कि समंक माला के पदों को जोड़, मतलब समंक पदों, जो समंक माला है यानी कि जो कोई सीरीज है, नंबर कोई दिया गया एक श्रृंखला में, तो उसी नंबर के सारे पदों को जोड़ दो और उनकी संख्या यानी कितनी संख्या में पद दिए गए हैं, जैसे 10 संख्या है, 10 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया, उसी को बोलेंगे, जो राशि प्राप्त होगी उसी को बोलेंगे माध्य। उसको ही मध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं, मैं एक सरल परिभाषा आपको समझाऊं, अभी मैं माध्य पर चर्चा करूंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 ये समंक माला है, ठीक है। अब इसमें माध्य आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब बोला गया समंक माला के पदों को, पद कितने हैं, पदों को जोड़ लो। देखिए 1 2 3 4 5 पद हैं, उनकी संख्या मतलब 5 पद हैं। अब सारे को जोड़ोगे तो 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 हो जाएगा। 15 जोड़ने पे आया तो उन्हीं 15 को जोड़ में क्या करते हैं, उनकी संख्या से भाग देते हैं। उनकी संख्या मतलब कितनी संख्या में दिए गए, 5 की संख्या में दिए गए, तो 5 यहाँ पर लिख दिया मैंने। यानी इनकी संख्या 5 है। यहाँ पर अगर 6 हो जाता, यहाँ पर मैं 7 लिख देता और 9 लिख देता, तो संख्या कितनी हो जाती है, तब 7 संख्या हो जाती। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे।
या यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं आपने 0 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर आपने 3 लिख दिया, तो कितनी हो जाती संख्या? 7 हो जाती। तो 2 2 4 2 6 और एक 7 संख्या हो गई। लेकिन अब 5 ही संख्या है और 5 संख्या में दोनों मैंने काट दिया, तो 5 संख्या है। अब इन सभी को जोड़ लिया, 15 आया। कितनी संख्या थी? 5 थी। 5 एकम 5, 5 या 15 भाग दे दिया, 3 कितना प्राप्त हुआ? 3 प्राप्त हुआ। 3 क्या है? दी गई समंक माला का क्या है भैया? माध्य होता है। ये 3 जो है क्या हो जाएगा? आपका माध्य हो जाएगा। अब 3 के उधर भी 2 संख्या है, 3 के इधर भी 2 संख्या हो जाती है। अच्छा, ये माध्यिका में आपका होता है। क्लियर? तो माध्य क्या निकला? 3 निकला, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। घोष और चौधरी कहते हैं कि माध्य क्या है? माध्य क्या होता है भैया? माध्य एक अकेली सरल क्या होती है? सरल अभिव्यक्ति होती है जिसमें एक जटिल समूह या विशाल संख्याओं का वास्तविक परिणाम अथवा सार केंद्रित होता है। क्लार्क और सैकाडे कहते हैं कि माध्य संपूर्ण संख्याओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एकमात्र संख्या को प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। ये बिल्कुल बातें ठीक है। अभी इन सभी को लेकर के माध्य का एक सवाल हमने रखा है और माध्यिका के भी एक सवाल रखा है, दोनों को समझेंगे। अब माध्यिका क्या होती है? माध्यिका को मध्यांक या एक प्रकार से इसको मीडियन भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जब किसी समंक माला को आरोही या अवरोही क्रम में रख करके मध्य पद को ज्ञात किया जाता है, बीच के पद को ज्ञात करते, तो उसी को मध्य पद के मूल्य को ही माध्यिका या मध्यांक या मीडियन कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें, किसी परिवार में 9 लोग रहते हैं, उनकी आयु के अनुसार अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो 5वें सदस्य की आयु माध्यिका कहलाएगी। जैसे कि अगर मान ले जाते हैं 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 5, अब 1 मिनट रुकें, एक सीरीज मैं ले रहा हूँ, 4 3 2 4, 1 मिनट रुक जाए, 5 1 3 4 6 2, ठीक है, और एक संख्या मैंने लिख दिया यहाँ पर 7। अब देखें ये जो है इसमें कितने पद हैं, ये सब छोड़ दो कितने पद हैं उसमें। अगर अब यहीं पर आपसे पूछा जाता माध्य, तो माध्य के लिए एक प्रकार से आप इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं हों उनसे भाग कर दीजिए। 7 संख्याएं, 7 से भाग कर दो, आपका निकल आएगा समांतर माध्य, ठीक है, या माध्य निकल आएगा। लेकिन अगर माध्यिका पूछा गया तो कैसे निकालेंगे श्रेणी में? और माध्यिका में हमेशा ध्यान रखिए ये संख्याएं उबड़ खाबड़ दी होंगी और माध्य में हमेशा सीरियल से देती होती हैं। सीरियल से ना भी दे तो आप जोड़ करके उतनी संख्याओं से भाग दे देंगे, निकल आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जितनी संख्याएं उसी का जो बीच वाला पद होगा वही होगा। अब बीच वाला पद आपको कैसे निकालना है? बीच में कौन संख्या आएगी? क्योंकि संख्याएं उबड़ खाबड़ दी हैं, पहले 5 दिया है फिर 1 दिया है, होना क्या चाहिए? पहले 1 हो फिर 2 हो फिर 3 हो फिर 4 हो फिर 5 हो, इस प्रकार से। या फिर पहले आप सबसे बड़ी संख्या रख दें तो भी आपका वही निकलेगा। या तो आरोही क्रम में लिख दो या तो अवरोही क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में चाहे बढ़ते से घटते क्रम में, दोनों में चलेगा। तो मैं सरल भाषा में करता हूँ कि सबसे पहले मैं छोटी संख्या 1, फिर उससे बड़ी है कौन सी 2, उसको लिख लिया, फिर 3, फिर 4, उससे बड़ी, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 मैंने लिख लिया। क्योंकि एक सीरियल से हैं आपकी, तो सबसे पहले आपको सीरियल से लिख लेना है माध्यिका निकालते समय। तो जैसे ही आप सीरियल से लिखेंगे, ये आपने क्या किया भैया? आपने सीरियल से लिखा। अब इस सीरियल से आपने लिख लिया। अब इसका सूत्र होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर क्या होता है? n+1/2वां पद, ठीक है, n+1/2वां पद, मतलब कि जो संख्या निकलेगी वही वाला पद जो हो जाएगा इसमें मान लिया जाएगा। अब n क्या है? n है संख्या, n मतलब होता है संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, n कितना हो गया? 7 हो गया। और यक उसमें जोड़ देंगे सूत्र से ही, एक यानी 1 जोड़ना है आपको। 7 1 कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। 8 में 2 का भाग आप करेंगे, 2 सूत्र से ही है, ठीक है। जैसे ही आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यही तो हमने लिखा था। अब इसमें देखें n+1/2वां पद था, तो n+1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी 7 संख्या है, 7 और +1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? 8, 8/2, 2 कम 2, 2 चौको 8, तो कितना निकला भैया? 4, यानी 4वां पद। अब 4वां पद दी गई श्रृंखला में क्या? 4वां पद, ठीक है। अब 4वां पद आप जो संख्या दी गई थी आपसे, मतलब सीरीज दी गई थी जो आपको नंबर की, उससे नहीं निकालना है। जो आपने एक सीरियल से लिखा है उसी से आपको निकालना है। सीरियल से आपने चौथा पद क्या इसमें निकला। अब चाहे इधर से चौथा पद आप जोड़ लेंगे तो भी 4 आएगा, इधर से जोड़ेंगे तो भी 4 नंबर पर आएगा। देखिए 1 2 3 4, ये 4 क्या निकला यहाँ पर? ये 4 निकला भैया क्या? माध्यिका, यही होता है मध्य पद। अभी हमने सीरियल से लिखा तो आपको ऐसे दिख रहा है कि भाई 4 जो है बीच की वस्तु है, मध्यकांक है। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी होंगी, यहाँ पर 75 76 88 95 ऐसे दिया होगा, तो आपको इसी विधि का प्रयोग करके निकालना पड़ेगा। अभी हम एक सवाल चर्चा करेंगे जो कि थोड़ा कठिन होगा और उसको समझेंगे।
अगला प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान के चरण बताएं। सामाजिक अनुसंधान के कई चरण हैं। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख सोपान अलग अलग हैं। मैंने इसको समझाया था, चैप्टर नंबर 1 आप देख लीजिएगा, बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। पहला होता है विषय का निर्वाचन कर लें, विषय का चुनाव कर लें। ठीक है, विषय निर्वाचन का मतलब होता है विषय का चुनाव कर लें कि किस विषय पर आपको शोध करना है, सामाजिक अनुसंधान करना, ये पहला चरण होता है। ठीक है, दूसरा चरण होता है अनुसंधान के क्षेत्र का निर्धारण कर लें। ठीक है, कि किस क्षेत्र में आपको अनुसंधान करना है। फिर उसके बाद में तीसरा चरण आता है साहित्य का पुनर्वलोकन कर लें, यानी जो जानकारी उसके बारे में प्राप्त है आपको, उसके बारे में चेक कर लें कि क्या क्या जानकारी हमारे पास प्राप्त है, हमको मिली है। चौथी बात क्षेत्रीय सर्वेक्षण कर लें, क्षेत्र में जाकर के सर्वे कर लें कि भाई जिस क्षेत्र में हम अध्ययन करने वाले हैं वो क्षेत्र सही है नहीं सही है, वहाँ पर इतनी जानकारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लें। फिर उसके बाद में इकाइयों को निर्धारित कर लें। इकाई मतलब कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण, चूँकि किसी भी समस्या का अध्ययन करेंगे तो बड़ी समस्या होगी, किसी भी तथ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे तो कई चरणों में आपको करना है, एक बार में नहीं करना है। एक बार में करेंगे हो सकता है कि गलती हो जाए, छोटे छोटे चरणों में छोटी छोटी इकाइयों में उसको बांट लें, उन इकाइयों को परिभाषित कर लें, तथ्यों को परिभाषित कर लें। उसके बाद में प्राक कल्पना का निर्माण करें। प्राक कल्पना क्या होती है? प्राक कल्पना जो होती है वो एक प्रकार से काम चलाऊ निष्कर्ष होता है किसी भी घटना का, ताकि आप पहले से एक सांचा बना लें। जैसे कि जो ईंटा बनता है, ईंट बनता आपने देखा जो घर में लगता है, उस ईंट से पहले उसका सांचा होता है, तो उस सांचा पहले बना ले, तो सांचे में ऐसे मिट्टी आपने डाल दिया और बन गया ईंट आपका, तो एक मिट्टी वाला बन गया। फिर उसे पकाते तब वो मतलब एकदम से पक्का ईंटा बनता है। तो प्राक कल्पना का मतलब होता है कच्चा ईंटा बनाना। ठीक है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को? यानी प्राक कल्पना जो होती है उसका सीधा सा मतलब होता है काम चलाऊ निष्कर्ष, जिसकी सत्यता की परीक्षा शेष बाद में होती है, और उसके प्राथमिक चरणों पर कोई संकेत, अनुमान या काल्पनिक विचार या इरादा जो कुछ भी होता है, इसमें आप उस मतलब एक काम चलाऊ तरीके से आप उसको बना लेते हैं, ताकि उन्हीं पद चिन्हों पर आपको और आगे बढ़ना चले, मतलब बढ़ना पड़े, आगे चलना है। जैसे आप पहले आम बनाते थे, तो पहले बचपन में आम बनाते थे पेंसिल से पहले डैश डैश करके ऐसे 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 करके आप बनाते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर उस पर आप चढ़ाते थे पूरा एकदम से गाढ़ा वाला। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो ऐसे ही एकदम से डाटिंग करके बनाना, उसको बोलते हैं प्राक कल्पना। फिर उसके अंदर सूचनादाताओं का चयन, यानी को कौन कौन हमको सूचना देगा, कहाँ कहाँ व्यक्ति, जो इकाइयाँ बांटी हमने, किन इकाइयों पर कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, सूचना कौन देगा, कैसे प्राप्त होगी सूचना, उसका चयन कर लें। सूचना स्रोत, यानी किन माध्यम से हमको सूचना प्राप्त होगी, सूचना प्रश्नावली के द्वारा मिलेगी, साक्षात्कार के द्वारा मिलेगी, या एक प्रकार से फ़ोन वगैरह करके देंगे, या पत्र लिख करके देंगे, कैसे देंगे उसका निर्माण कर लेना। फिर उसके बाद में अनुसंधान पद्धति, एक प्रकार से किस अनुसंधान पद्धति का प्रयोग करना है हमको अध्ययन के लिए, उसका जानकारी कर लें। फिर उसके बाद में अध्ययन पद्धतियों और प्रविधियों का निर्माण कर लें और उसका पूर्व परीक्षण कर लें कि जो भी हम पद्धतियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, जिन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, जिन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं वो सही हैं गलत हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको चेक कर लें। फिर उसके बाद दत्त संकलन, दत्त माने संकलन मतलब होता है जो डाटा आपको मिला है, डाटा संग्रह जो मिला हुआ है, जो तथ्य मिले हुए हैं हमको, जो जानकारी प्राप्त हुई है, अब वो होता है एक प्रकार से दत्त संकलन। ठीक है, दिया गया संकलन कुछ होता है, उसको ध्यान से देख लें। फिर तथ्यों का संगठन कर लें, संपादन कर लें, संकेतीकरण कर लें, उनको जो संकेत में बांटना है आपको, संकेतीकरण अभी मैं समझाऊंगा। संकेतीकरण का सीधा सा मतलब जैसे कि मान लेते हैं कोई रमेश है तो रमेश को आर से संकेत करें, मुकेश को यम से, चूंकि रमेश लिखेंगे पूरी की पूरी वर्गीकरण में तो फिर या सारणी में, तो रमेश मुकेश थोड़ा सा लंबा समय भी लगेगा कहने में, और रमेश मुकेश में क्या होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। मीडियन आपको इसे मीडियन को यम डी से प्रदर्शित कर देते हैं, माध्य को यम से प्रदर्शित कर देते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी प्रदर्शित करना होता है एक एकदम से, उसमें क्या बोलते हैं उसको भाई, क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल सांकेतिकरण, वर्गीकरण और सारणीयन। सारणीयन मतलब ऐसे बांट देना तथ्यों को कि भाई रमेश का कॉलम ये है, मुकेश का ये है, सुरेश का ये है, दिनेश का ये है, ऐसे। क्लियर? डाटा को ऐसे बांट देना। दत्तों का, दत्त मतलब जो प्रदत्त जो डाटा है, आंकड़ा जो हमको मिला हुआ है, उन्हीं का विश्लेषण करना, उन्हीं का निर्वचन करना, ठीक है, चुनाव करना कि कौन कौन से किस किस तथ्य में रहेगा, कैसे कैसे क्या होगा पूरा। चौथा होता है तथ्यों का सांख्यिकीकरण विश्लेषण या सांख्यिकीय विश्लेषण करना। सांख्यिकीय विश्लेषण का मतलब उनके तथ्यों की जांच करना, जांचना परखना और उसको एक क्रम में सजाना। अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण,
करना। उसके बाद में अनुसंधान प्रतिवेदन, मतलब जो भी रिपोर्ट आई है, जो भी रिपोर्ट लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों से हमारे पास पहुंचाई, सूचना इकट्ठा करी है, उन सभी को प्रस्तुत करना। और जो भी आपने जो निर्माण किया है, प्राकल्पना जो आपने सिद्धांत बनाया है, उन सिद्धांतों का प्रस्तुत करना, ठीक है। और उसके बाद में समान्वीकरण, मतलब होता है सिद्धांत बनाना, सैद्धांतिकरण और नियमों का प्रतिपादन करना। समान्वीकरण का सीधा सा मतलब होता है नियम आपने क्या बनाया उसको लोगों के समक्ष लाना, लोगों को बताना, फिर उसके बाद में क्या करना, उन्हीं नियमों के एक प्रकार से बाद में सिद्धांतों का निर्माण करना, नियमों का प्रतिपादन करना। ये सब होता है 16वां चरण। तो इस प्रकार से कई चरण हो गए। तो ये आपका हो गया, ठीक है, समान्वीकरण और सैद्धांतिकरण के नियमों का प्रतिपादन। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां नंबर प्रश्न है द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक क्या होता है भैया? द्वितीयक समंक, श्रीमती पीबी यंग जी कहती हैं द्वितीयक सामग्री को परिभाषित करते हुए कि द्वितीयक सामग्री वह सामग्री होती है जिनको मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के बाद काम में लिया गया हो, जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से अलग होता है जिसने पहली बार सामग्री के संकलन को नियंत्रित किया था। मतलब एक प्रकार से द्वितीयक समंक का मतलब एक बार उसका उपयोग हो चुका है और दोबारा से उपयोग उसका करना है, वो होता है आपका द्वितीयक एक प्रकार से समंक। क्लियर। द्वितीयक समंक क्या होता है भैया? द्वितीयक समंक एक प्रकार से कोई सामग्री है, द्वितीयक सामग्री एक प्रकार से जिसके मौलिक स्रोतों का एक बार प्राप्त मतलब उसका प्रयोग कर लिया गया है, फिर बाद में उसको काम में लिया जाता है, जिनका प्रसारण अधिकारी जो होता है उस व्यक्ति से अलग होता है जिसने पहली बार सामग्री का संकलन और नियंत्रण किया था। मतलब पहली बार जिसने उस डाटा को, उस जानकारी को इकट्ठा किया था, उस डाटा को कंट्रोल किया था, अब उससे वो व्यक्ति अब नहीं करेगा, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसी स्रोतों को लेकर के उन्हीं जो है चीज़ों पर दोबारा से रिसर्च कर रहा है, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक समंक। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें। तो वो होता है क्या? वो होता है आपका द्वितीयक समंक। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपके समक्ष आती रहेंगी। ओके। और अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे प्राथमिक समंक। अभी तो आपने द्वितीयक समंक पढ़ा, प्राथमिक समंक के बारे में जानेंगे। दूसरे विद्वान है पीएच मान। पीएच मान जी कहते हैं कि द्वितीयक सामग्री द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, अर्थात ये पहली बार संकलित की गई सामग्री नहीं होती है, वरन अन्य व्यक्तियों के द्वारा संकलित मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं कि जो है अगस्त काम्ट ने एक प्रकार से मान लेते कोई दिया सिद्धांत दिया, उस पर किसी व्यक्ति किसी दूसरे यानी मैक्स वेबर ने अगस्त काम्ट के सिद्धांतों पर काम कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अगस्त काम्ट के सिद्धांत या अगस्त काम्ट ने जिन तथ्यों की खोज करी थी उन्हीं तथ्यों को उठा करके मैक्स वेबर उन तथ्यों के आधार पर ही कोई दूसरा नियम प्रतिपादित कर दें, तो वो होता है क्या? उसी को बोलते द्वितीयक समंक। क्लियर, द्वितीयक जानकारी, द्वितीयक सामग्री। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है व्यक्तिगत प्रलेख क्या होता है? व्यक्तिगत प्रलेख, तो सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेख द्वितीयक सामग्री ही होती है, जिसके अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आती है जो एक व्यक्ति जो होता है अपने स्वयं के विषय में अथवा सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देखता है और समझता है और उसके बाद में फिर लिख देता है और प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध होने वाली लिखित सामग्री प्रकाशित हो सकती है और अप्रकाशित भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सामग्री जो पहली बार उसने लिखी है वो प्रकाशित हो या एक प्रकार से प्रकाशित ना हो, मतलब प्रकाशित भी हो सकती है और ना भी प्रकाशित हो सकती है। स्पष्ट है कि व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं, उसके स्वयं के अनुभवों और उसके स्वयं के विश्वासों के बारे में स्वयं के द्वारा लिखा गया एक विवरण होता है, एक जानकारी होती है जिस पर लोग बाद में रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक हो जाता है वो। तो जीवन इतिहास हो गया, इसको लेकर के अपने जीवन का इतिहास कोई व्यक्ति लिख रहा है, कोई डायरी लेखन कर रहा है, कोई पत्र लिखता है, कोई संस्मरण लिखता है, ये सब व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। और जब इन्हीं डायरी, इन्हीं जीवन इतिहास, इन्हीं पत्र और इन्हीं संस्मरणों पर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, उस पर रिसर्च करता है, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक समंक, द्वितीयक सामग्री। व्यक्तिगत प्रलेख प्राथमिक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और जब व्यक्तिगत प्रलेख जो होता है ये एक प्रकार से द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत प्रलेख द्वितीयक सामग्री के अंतर्गत तब आएगा जब इस पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर रिसर्च करता है। क्योंकि कोई व्यक्ति लिख गया, फिर उस पर आप दोबारा लिख रहे हैं, जैसे
मान लेते हैं कि रामचरितमानस लिखा गया, तो ये वाल्मीकि रामायण को आधार मान करके। कंबन लिखा गया वाल्मीकि रामायण को आधार मान करके, तो वाल्मीकि रामायण तो मूल रचना है ना, तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, उस पर लिखा गया रामचरितमानस, तो रामचरितमानस क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रलेख हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को, आगे बढ़िए। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारडियन क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे सारडियन किसे कहते हैं। सारडियन की अगर बात करें तो दत्त प्रकरण के अंतर्गत दत्तों का, दत्त माने होता है जो प्रदत्त डाटा, डाटा संग्रह, मतलब जैसे कोई जानकारी जो हमको मिली, हमारे पास आई, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, उसके बाद में उन्होंने हमारे पास भेजा किन्हीं माध्यम से, और उन जानकारियों को इकट्ठा करने का जो प्रकरण होता है उसी को सारडियन कहते हैं। उसको कैटेगराइज करना, उसको वर्गीकरण करना, उसको बांटना सारडियन कहलाता है। दत्त प्रकरण के अंतर्गत दत्तों का संपादन करना, तत्वों का वर्गीकरण करना, तत्वों का श्रेणीकरण करना, तत्वों का सांकेतिकरण करना, इसके पश्चात सारडियन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब अधिकांश मात्रा में आंकड़े एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं डाटा, तो दत्त सामग्री को, यानी जो प्राप्त सामग्री, जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री है, उसको संक्षिप्त और तार्किक क्रम में कुछ प्रकारों में विन्यासित करना आवश्यक हो जाता है कि भाई कौन किसका क्या उपयोग है, किसका क्या कार्य है, और इस कार्य प्रणाली को सारडियन कहते हैं। अर्थात जब वर्गीकृत सामग्री को तालिकाओं के रूप में स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित कर देते हैं तो उसे सारडियन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, मान लेते हैं ये स्तंभ हो गया, ये स्तंभ होता है, और ये होता है क्या, सारडियन, मतलब ये होता है आपका एक प्रकार से, ये देखिए सारडियन इसी को बोलते हैं। समझ में आ रही चीज़, अभी और भी क्लियर हो जाएगा आपका। कैसे क्लियर होगा भैया, क्लियर ऐसे होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए लिखा आपने, बी वाला कॉलम, सी वाला कॉलम, डी वाला, तो ये देखिए ये स्तंभ हो गया और ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया, ये लंबा वाला जो है स्तंभ हो गया खाना, ठीक है, ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ, और ये जो होता है, जो बेड़ वाली लाइन होती है, ऐसे खड़ी मतलब पहाड़ी लाइन होती है, एक प्रकार से ये क्या हो गया, ये आपका हो गया मतलब पंक्ति। तो एक प्रकार से पंक्ति और स्तंभों में जो डाटा मिला है उसको बांटना कि भाई ए ने कितना शोध किया है, बी ने कितना शोध किया है, सी ने कितना शोध किया, उसको इकट्ठा कर लिया। अब ए ने मान लेते हैं कि जो है समाज पर शोध किया है, ए ने ही मान लेते हैं मनोविज्ञान पर शोध किया, तो यहाँ पर मनोविज्ञान वाला कॉलम इधर चलेगा, ठीक है। और मान लेते हैं बी ने जो मनोविज्ञान में लिखा है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है, सी ने जो मनोविज्ञान में लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, डी ने मान लेते दर्शन शास्त्र में ए ने जो किया वो यहाँ पर आएगा, बी ने दर्शन शास्त्र में किया यहाँ पर आएगा। तो चूंकि पता चलेगा कि भाई दर्शन शास्त्र पर बी ने क्या रिसर्च किया, बी ने रिसर्च किया ये वाला, तुरंत खाने में पकड़ लिया। तो और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बहुत कम समय में, बहुत ही कम खर्ची में आप एक प्रकार से बहुत बड़ी जानकारी को इकट्ठा कर पाएंगे। आप जैसे कंप्यूटर में किसी की सैलरी निकालनी होती है, या आप मतलब तमाम प्रकार के फैक्ट्रियों में आप देखते हैं जैसे सैलरी का पूरा ब्यौरा जो होता देना होता है, तो सारडियन की विधि के द्वारा ही संभव हो पाता है चीज़ें, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सारडियन वही होता है, क्लियर, समझ रहे चीज़ों को। तो सारडियन जो होता है, सारडियन की अगर बात की जाए तो सारडियन के द्वारा तथ्यों में सरलता और स्पष्टता आ जाती है, और संख्यात्मक तथ्य अधिक व्यवस्थित होकर के भली भांति प्रदर्शन के योग्य बन जाते हैं। सारडियन में तथ्य सारणीबद्ध हो जाते हैं। सारणीबद्ध मतलब एक प्रकार से, सारणीबद्ध का सीधा सा मतलब होता है कि एक लाइन में, एक सिस्टमेटिकल वे में वो सज जाते हैं, ताकि दोबारा जब उसको आप देखें तुरंत पता चल जाए कि भाई किस व्यक्ति का पीरियड किस कक्षा में है, कहाँ पर पढ़ाना है, कब पढ़ाना, तुरंत जान जाता है वो। तो एक टाइम टेबल बनाना, एक सारडियन बनाना, मतलब एक पंक्ति और स्तंभों में जो डाटा मिला है, जो जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई, उन्हीं जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकल वे में सारणी और पंक्ति में, या एक प्रकार से पंक्ति और स्तंभ में बांट देना, ताकि जब भी उसको आप दोबारा देखें तो आपको ये ना पता चल, मतलब कि बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाए, दोबारा उसमें फिर आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्लियर। तो ये हो गया भाई ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे, क्लियर ये बात है। तो सारडियन तक हमने चर्चा कर लिया। बाकी सांकेतिकरण यानी जिसको आप कोडिफिकेशन कहते हैं, मान लेते हैं जैसे आपने महेश, मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति है या महेश कोई है, या फिर कोई भी डाटा है, तो उसको महेश को मान लेते हैं आपने यम से प्रदर्शित कर लिया, या माध्य को आपने यम से प्रदर्शित किया, ठीक है, माध्यिका को आपने यम डी से प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार से आपने बहुलक को एक प्रकार से मान लेते हैं जो भी आप कोडिंग देना चाहें वो उससे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जिस भी बड़ी कोई बड़ा नाम है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते हैं, आप तुलनात्मक पद्धति को आप सीएम के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो यही होता है एक प्रकार से कुल मिला करके, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यही एक प्रकार सांकेतिकरण होता है, कोडिफिकेशन होता है। जैसे आप
बड़े बड़े नामों को छोटे छोटे चीज़ों के नाम से जानते हैं। जैसे यूनिसेफ हो गया, छोटा नाम हो गया, आप पढ़े होंगे शिक्षा शास्त्र में, यूनिसेफ हो गया, इस एक प्रकार से केयर हो गया, या इसी प्रकार से यूएनओ हो गया, ठीक है। अब भारत का ही नाम आप देखिए, जो इंडिया नाम है भारत का, वो आई का मतलब दूसरा होता है, तो पूरा लंबा होता है, नाम बड़ा हो जाता है, उस शॉर्ट फॉर्म में इंडिया बोल दिया गया। या इसी प्रकार शॉर्ट फॉर्म जो होता है वही, जिसके फुल फॉर्म आप जानने का प्रयत्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो एक प्रकार से मतलब कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको बहुत ही प्रतीक के माध्यम से कोई सिंबल दे दिया गया, उसको अल्फा बीटा गामा सिंबल दे करके, लैम्डा सिंबल। अब लैम्डा लिखेंगे क्या आप, उसको सिंबल में बना दिया, जैसे ए बी सी डी, ये सब सिंबल ही एक प्रकार से हैं। तो प्रतीक के माध्यम से, ऐसे मान लेते कोई डाटा मिला हमको जो कि सुरेश ने इकट्ठा किया है, महेश ने इकट्ठा किया है, सुरेश के डाटा को आपने एस का कर दिया एस डाटा, फिर महेश के डाटे को यम डाटा, ऐसे आप बांट सकते हैं। या और भी तमाम प्रकार की चीज़ों में आप ऐसा कर सकते हैं। प्रतीक जो माध्यम होता है सांकेतिकरण की, संकेत के माध्यम से आप समझ जाएं, ताकि आपको पूरा ब्यौरा ना जानना पड़े, और केवल संकेत के माध्यम से आपने देखा पी है कोडिंग करना, कोडिंग करना समझ रहे हैं, कोडिंग आप समझ रहे हैं, जैसे आपने पासवर्ड रखा कोई, ठीक है, या कोडिंग की भाषा, कोडिंग डिकोडिंग आपको मतलब रीजनिंग में आपने पढ़ा होगा शायद, अगर आपने कभी कंपटीशन की तैयारी करी होगी तो कोडिंग डिकोडिंग उसमें पढ़ना पड़ता है। तो कोडिंग में ही होता है कि भाई अगर जो है एलिफेंट को, एलिफेंट में अब देखिए ई को हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे ए को एक कहते हैं, ठीक है, ए का कोड क्या है, एक है, बी का कोड 2 है, अब जेड का कोड क्या होगा, 26 होगा, वाई का कोड क्या होगा, 25 होगा, जे का कोड क्या होगा, जेड 10 होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, ऐसे ऐसे कोड फिक्स कर लेते हैं डाटा में, इकट्ठा में, ताकि क्या हो, ये कोडिंग के द्वारा समझे, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति भी उसको ना समझ पाए ज़्यादा, जो व्यक्ति जिसने इकट्ठा किया वही समझ पाए। तो कोडिंग होता है, जैसे आपने कोड लगा देते हैं, आप पिन कोड लगा देते हैं, जैसे किसी भी हर एक क्षेत्र का पिन कोड होता है, वजीरगंज का मान लेते जहाँ से मैं हूँ, तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि हर क्षेत्र का पिन कोड होता है, किसी का नंबरिंग आप देखते हैं जो होता है, किसी का यूपी 43 है, किसी का यूपी 32 है, ऐसे देखते हैं। तो सब कोडिंग ही तो है, इन्हीं के द्वारा, कोडिंग के द्वारा तो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम चल रहा है। अब कोडिंग जैसे कि कोई कोड डालेगा तुरंत कि भाई इस नंबर की गाड़ी, तो पता चल जाएगा कि इस नंबर की गाड़ी फला नाम के व्यक्ति, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं लेकिन नंबर सेम नहीं होते हैं, इसीलिए एक प्रकार से नंबरिंग की व्यवस्था, कोडिंग की व्यवस्था होती, ताकि दोबारा से कोई मिसमैच ना हो कि भाई ये डाटा यहाँ पर था फिर वही डाटा वहाँ पर आ गया, तो उसको प्रतीक के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से समझा देना, तो वही होता है सांकेतिकरण। समझ में आ गया होगा आपको सांकेतिकरण क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं पढ़ ही दे रहा हूँ, इसको समझा दे रहा हूँ। सांकेतिकरण या कोडिफिकेशन का मतलब होता है, सांकेतिकरण तथ्यों को विश्लेषित करने का एक प्रमुख तरीका होता है, चरण होता है, और यह तथ्यों के संक्षिप्तीकरण का मतलब, संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करने की एक प्रक्रिया होती है। सारणी के रूप में रखने के पूर्व एकत्रित किए गए गुणात्मक तथ्यों के विभिन्न वर्ग समूहों को वर्ग संकेत, प्रतीक या चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अनुसंधान की भाषा में वर्णात्मक और गुणात्मक तथ्यों सामग्री को संकेतों में बदलने की प्रक्रिया ही संकेतन या सांकेतिकरण कहलाती है, कोडिफिकेशन अंग्रेजी में कहलाती है। ये संकेत अक्षर में भी हो सकते हैं, शब्द में भी हो सकते हैं, और अन्य कोई प्रतीक आप इसको दे सकते हैं। संकेतों के द्वारा प्रत्युत्तरों को विभिन्न वर्गों में छांटना उसी प्रकार सरल मतलब कि सरल है जिस प्रकार डाक सेवा को छांटने के लिए पिन कोड या पिन नंबर होता है, कि भाई किसी भी क्षेत्र में पिन कोड नंबर, जैसे गांव भी का नाम भी सेम हो सकता है, एरिया का नाम भी सेम हो सकता है, लेकिन पिन कोड जो होता है वो हर एरिया का अलग अलग, किसी का 27 11 32, किसी का 29, किसी का 42, किसी का 44 मतलब 44, ऐसे ऐसे क्या होता है। तो ऐसे ऐसे कोड होता है। कोडिंग में क्या होता है, नेशनल हाईवे 31, नेशनल हाईवे 32, तो ऐसे क्या होता है, ये कोडिंग कर दी जाती है। तो कोडिंग में क्या होता है कि तुरंत आप जानकारी प्राप्त कर लेते, कोई दूसरा उस नाम का नहीं होता, उस कोड का कोई दूसरा होता ही नहीं है, तो बहुत ही सरल होता है जानकारी। गुडे और हैट कहते हैं कि सांकेतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया या क्रियाविधि होती है जिसके द्वारा तथ्यों को वर्गों में संगठित किया जाता है और प्रत्येक पद को वर्ग के अनुसार जिसमें कि वह आता है एक संख्या या अंक और अथवा प्रतीक प्रदान किया जाता है। कुल मिलाकर के ये होता है आपका सांकेतिकरण। अब अगले वीडियो में हम और भी आएंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को चर्चा करेंगे, जिसमें अनुसूची क्या होती है, निगमनात्मक पद्धति क्या होती है, ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है, प्रयोगात्मक शोध रचना क्या होती है, समांतर माध्य क्या है, प्राथमिक समंग क्या है, उपकल्पना क्या है, वैज्ञानिक पद्धति के क्या क्या चरण होते हैं, अवलोकन किसे कहते हैं, संरचित प्रश्नावली क्या है, तथ्य क्या है, बहुलक क्या है, ठीक है, साक्षात्कार अनुसूची क्या है, और इसके अलावा वर्गीकरण किसे कहते हैं, सभी चीज़ों को हम समझें, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, ठीक है,
बिंदु रेखीय चित्र या ग्राफ से आप क्या समझते हैं, दैव निदर्शन क्या होता है, वस्तुनिष्ठता क्या क्या है, उसकी परिभाषा, तुलनात्मक पद्धति क्या होती है, और उसके बाद में हम मध्यमान या मीडियन और मान निकालने की जो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा सवाल हम लोग समझेंगे। तो इस प्रकार से आपका संपूर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा महासंग्राम वीडियो का, तो उसमें हम लोग पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये एक प्रकार से महासंग्राम रिवीजन क्लास का पार्ट 1 है शिक्षा शास्त्र पेपर 2 का, और पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा इसका, और इसके बाद में फिर पेपर 1 का आ जाएगा वीडियो। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज आपको मिल जाएगी। हिंदी साहित्य का एक प्रकार से बीए 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी का राष्ट्रीय का पेपर 2 का मॉडल पे मतलब महासंग्राम वीडियो मॉडल पेपर सब कुछ दे चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव का लिखित का सबका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से समाज शास्त्र का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, शिक्षा शास्त्र का सभी का मैं करवाता रहता हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक मिनट रुकेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया भाई, देखिए ये एक मिनट रुकेंगे, ये मैंने शिक्षा शास्त्र लिख दिया, तो ये थोड़ा सा देखेंगे, ये गड़बड़ हो गया, शिक्षा शास्त्र नहीं है ये समाज शास्त्र का पेपर 2 है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है यहाँ पर शिक्षा शास्त्र जो मैंने आपको बताया था ये शिक्षा शास्त्र नहीं है, ये एक प्रकार से समाज शास्त्र है, और समाज शास्त्र में ये आपको पढ़ना है। समाज शास्त्र का पेपर 2 है, मैंने शिक्षा शास्त्र बोल दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र का पेपर नंबर 2 है, ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षा शास्त्र गलती से लिख गया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, तो माफ़ी चाहेंगे हम इससे। यहाँ पर मैं जो थंबनेल होगा आपका, वहाँ पर समाज शास्त्र लिखा रहेगा, तो समाज शास्त्र की विज्ञान, समाज विज्ञान की शोध विधियाँ पेपर 2 में आपको वही पढ़ना है समाज शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, शिक्षा शास्त्र में भी आपको पढ़ना है, शिक्षा शास्त्र में भी आपको पढ़ना है, ये बात ध्यान रखेंगे। शिक्षा शास्त्र का तो दूसरा पेपर है, उसमें भी आपको पढ़ना है, उसमें शैक्षिक सांख्यिकी पढ़ना है। शैक्षिक सांख्यिकी में भी इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। शैक्षिक सांख्यिकी में भी आप जो है सांख्यिकी के बारे में जानेंगे, माध्य, माध्यिका, मीडियन सांख्यिकी, मध्यांक, बहुलक, इन सभी के बारे में जानेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर जो सूत्र में आपको बताऊँगा वो ये, अच्छा ये वीडियो जो है आपका शिक्षा शास्त्र के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 में भी 5th सेमेस्टर में आपको शैक्षिक सांख्यिकी पढ़नी है। जो सामाजिक विज्ञान की जो विधियां हैं वो सामाजिक सांख्यिकी में मतलब सोशल जो शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ना है पेपर 2 में, उसी से रिलेटेड है एकदम से, तो वही ठीक रहेगा, पूरा का पूरा वही होगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये जो है आपका पेपर 2 ये सामाजिक विज्ञान का है, मतलब समाज शास्त्र का है, सोशियोलॉजी का है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जल्द ये सोशियोलॉजी का पूरा जो वीडियो मैंने आपको बताया है सोशियोलॉजी का है, ये पेपर 2 इसका जल्द ही आ जाएगा आपके समक्ष। ठीक है, सॉरी पेपर 2 तो हो गया है, पेपर 2 का पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट 1 ये आज की वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया है, तो पार्ट 2 आपका जल्द ही आ जाएगा। क्लियर, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी का हो ही गया है, अब हिंदी के पेपर 1 का आ जाएगा साहित्य शास्त्र, और हिंदी आलोचना का पेपर 1 का मैंने दे ही दिया है, तो आप विस्तार से देख लीजिएगा, और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का काम करता हूं, तो आप बड़ी ही आसानी से आप इन चीज़ों को देखिए। क्लियर, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई, दशहरा की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।